नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार सरकार का मखाना उत्पादन का क्षेत्र दोगुना करने का लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मखाना बीज मूल्य पर 75% या 5,400 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सरकार दे रही है अनुदान। 2 किस्तों में लाभार्थियों को मिलेगा अनुदान। पोषक तत्वों से भरपूर काले धान की बाजार में बड़ी मांग। काले धान की खेती कर किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसानों को काला नमक धान के उत्पादन के लिए कर रही है प्रोत्साहित। और आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कृषि के लिए विकसित किया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आधारित माइक्रोजेल। मिट्टी में मिलाकर या पौधों की पत्तियों पर छिड़ककर इसका किया जा सकता है इस्तेमाल। पर्यावरण संरक्षण और फसल के पोषण को बढ़ाने में इससे मिलेगी मदद। और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक देश के उत्तर पश्चिम, पूर्व, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में तेज तथा धूल भरी हवाएं चलने और बिजली गरजने के साथ ही बारिश की व्यक्त की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम वर्षा। तमिलनाडु के भी कई इलाकों में हुई जमकर बारिश। और अब समाचार विस्तार से। मखाने का उत्पादन और खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार कृषि विभाग ने राज्य में मखाना उत्पादन का क्षेत्र दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए कृषि विभाग मखाना उत्पादन क्षेत्रफल और किसानों के पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का बेस लाइन सर्वे करा रही है। 10 जिलों में किए जा रहे इस सर्वे का काम कई महीनों के अंत तक हो जाएगा। बामेती के पटना सभागार में मखाना पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मखाना उत्पादक किसानों को मखाना उत्पादन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सीधा संवाद किया गया और समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बामेती में शुक्रवार को मखाना उत्पादन पर आयोजित किए गए कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसानों को मखाना बीज हर 2 साल पर बदल लेना चाहिए। सरकार मखाना बीज मूल्य पर 75% या 5,400 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दे रही है और अभी तक 10 जिलों के 3,393 गांव, 781 ग्राम पंचायत और 67 प्रखंडों में मखाने की खेती की जा रही है, जिसमें मखाना उत्पादक किसानों की संख्या 9,777 है और इनमें 829 किसान तालाब प्रणाली, 8,871 किसान खेत प्रणाली और 77 किसान दोनों प्रणाली से मखाने की खेती कर रहे हैं। कृषि सचिव ने कहा है कि मखाने की खेती के लिए प्रति इकाई लागत 10 लाख रुपए पर 75% यानी कि 7.5 लाख रुपए का अनुदान 2 किस्तों में लाभार्थियों को दिया जाएगा। मखाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में की जा रही है। मिथिला मखाना को 16 अगस्त 2022 में जीआई टैग मिला था। और पिछले कुछ वर्षों से देश में पोषक तत्वों से भरपूर होने के चलते काले धान की बाजार में खूब मांग बढ़ी है और जिसके चलते किसानों को इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। ऐसे में किसान इस साल काले धान की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। काला धान की किस्मों की बात की जाए तो कालाबाती और चखाओ इसकी पॉपुलर किस्में हैं और इसके अलावा यूपी सरकार भी राज्य में किसानों को काला नमक धान के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसका विदेशों में निर्यात किया जाता है। खरीफ सीजन में काला धान की बुआई के लिए सबसे पहले खेत को तैयार करना जरूरी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार धान की फसल के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करते वक्त खेत तैयार करने चाहिए और धान की रोपाई से पहले खेत को पानी भरकर जुताई कर देनी चाहिए। काला धान 100 से 120 दिन में तैयार हो जाता है और इसका पौधा 4.5 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो आम धान फसल के पौधे की तुलना में बड़ा होता है। इसका उत्पादन औसतन प्रति एकड़ 12 से 15 क्विंटल तक होता है। काला धान की खेती आम धान की तरह ही की जाती है और इसका चावल अन्य किस्मों की तुलना में दोगुनी कीमत पर बिकता है।
और भारत में गन्ने की खेती कई राज्यों में की जाती है और इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और यहीं पर सबसे अधिक चीनी मिलें भी हैं। और ऐसे में गन्ना उत्पादक राज्यों के लिए गन्ने की खेती को सुरक्षित तरीके से करने की ओर ध्यान देना जरूरी है। गन्ने की फसल को बहुत से कीटों व रोगों से नुकसान होने का सामना करना पड़ता है और यदि समय पर इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है और किसानों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। गन्ने में लाल सड़न रोग के बाद जो कीट या बीमारी गन्ने के लिए नुकसानदेह है वह है चोटी बेधक कीट का प्रकोप। और हाल ही में गन्ना उत्पादक कुछ क्षेत्रों में चोटी बेधक कीट का प्रकोप देखने को मिला है जिससे किसान बहुत चिंतित हैं। और आगे बढ़ते हैं जहां नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ग्रीन हाइड्रोजन में गुणवत्ता नियंत्रण मानक और प्रशिक्षण सुविधा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में स्पष्ट गुणवत्ता मानकों के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए एक समरूप इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक कार्यों पर विचार विमर्श किया गया और इनमें ग्रीन हाइड्रोजन परीक्षण सुविधाओं का एक नेटवर्क बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से अपनाने के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई। और इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया जो मिशन के बारे में जानकारी और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी इकोसिस्टम के विकास के लिए उठाए गए कदमों के लिए एक ही स्थान पर संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए काम करेगा। कार्यशाला के दौरान भारत में हरित हाइड्रोजन मानक और स्वीकृत प्रणाली पर एक रिपोर्ट और भारत की हरित हाइड्रोजन क्रांति पर एक अन्य रिपोर्ट भी जारी की गई। और आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कृषि के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आधारित माइक्रोजेल विकसित किया है और इसे मिट्टी में मिलाकर या पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करके लगाया जा सकता है और माना जा रहा है कि इस शोध से पर्यावरण संरक्षण और फसल के पोषण को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की एक शोध टीम ने प्राकृतिक पॉलीमर आधारित स्मार्ट माइक्रोजेल के विकास के साथ कृषि को भी बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। माना जा रहा है कि ये शोध न केवल कृषि के विकास के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी तक किसान पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अधिक प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से एक तरफ लोगों को रसायन युक्त फसल खाने को मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ इससे पर्यावरण जमीन को भी बेहद नुकसान पहुंचता है। इसलिए सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग कम करना और उसका तकनीकी विकल्प खोज निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भर में आबादी बढ़ने के कारण भोजन की मांग बढ़ती जा रही है। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए खाद का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसल का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन प्रदूषण भी फैलता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हम लोगों ने पॉलीमर बेस्ड माइक्रोजेल तैयार किया है जो फर्टिलाइजर को कम इस्तेमाल करने में मदद करता है। सराहनीय बात यह है कि इस शोध के निष्कर्ष अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के प्रतिष्ठित जर्नल ACS अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस में प्रकाशित हुए हैं। शोध कार्य का नेतृत्व डॉक्टर गरिमा अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ किया जिसमें स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज IIT मंडी से अंकिता धीमान, पीयूष थापर और डिम्पी भारद्वाज शामिल हैं। अनुसंधान को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारत सरकार और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी। हम लोगों ने माइक्रोजेल तैयार किया है जो फर्टिलाइजर को लंबे समय तक रिलीज कर सकता है। हम लोगों ने फसलों के साथ इसकी जांच भी की है। भविष्य में हम लोग इसका अध्ययन भी करेंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि माइक्रोजेल फॉर्मुलेशन पर्यावरण के अनुकूल है और बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये प्राकृतिक पॉलीमर से बना है। इसे मिट्टी में मिलाकर या पौधों की पत्तियों पर छिड़क कर लगाया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग करके मक्के के पौधों के साथ हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हमारा फॉर्मुलेशन शुद्ध यूरिया उर्वरक की तुलना में मक्के की बीज के अंकुरण और समग्र पौधों के विकास में काफी सुधार हुआ है।
नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की ये निरंतर रिहाई उर्वरक के उपयोग में कटौती करते हुए फसलों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जहां मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक देश के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में तेज तथा धूल भरी हवाएं चलने और बिजली गरजने के साथ ही बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि इस स्थिति के कारण देश के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलना कम हो गई हैं और अगले 3 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 3 दिन तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और पिछले कई दिनों से देश भर में गर्मी से बुरा हाल था। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब तेज हवाओं और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। देश के कई हिस्सों में तेज हवा के चलते मौसम ठंडा हो गया है और इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। शिमला सहित ऊना, सोलन, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। शिमला के हिल रिसोर्ट में ताज़ा बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और इसके बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं पूरे देश में भीषण गर्मी के बीच तमिलनाडु के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तमिलनाडु के कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। कुछ दिनों से कई बड़े शहरों में जमकर बारिश हुई है, जिसके बाद पीने के पानी की समस्या से भी प्रशासन को थोड़ी बहुत राहत मिली है। और एक समय था कि जब गर्मी के मौसम में हर घर में पानी ठंडा रखने के लिए मटके और सुराही इस्तेमाल किए जाते थे। और आज एक बार फिर से हम अपनी उन्हीं पारंपरिक चीज़ों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेहत के लिहाज से ये अच्छा है। और आपको हम ले चलते हैं मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले, जहां पर मिट्टी से बनी बोतलें सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। उमरिया जिले के चंदिया नगर के कुम्हारों के द्वारा बनाई जाने वाली सुराही पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार यहाँ के कलाकारों ने आकर्षक बोतलें बनाकर सभी का मन मोह लिया है। आकर्षक चटक रंग की ये बोतलें पहली नजर में ही लोगों का मन मोह लेती हैं। तरह तरह के आकार की बनी इन बोतलों का पानी सेहत को दुरुस्त रखने में काफी मदद कर रहा है। मिट्टी से मिलने वाले आवश्यक मिनरल पानी के साथ साथ शरीर में पहुंचने से लोगों को सेहत का फायदा भी हो रहा है। जब सुराही मटके बनते थे तो कुछ और था, अब कुछ बॉटल बनने लगा, इससे ज्यादा आमदनी होने लगी। और जो फ्रिज का चलता था वो उसके नुकसान करता, अब ये बॉटल चलने लगा, तब से बहुत आदमी लेने लगे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी है। ये कलाकार मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त है। इन्होंने बेहद कम दामों वाली आकर्षक थर्मसनुमा बोतलें तैयार की हैं, जो सेहत के लिहाज से लाभदायक है। जिला पंचायत खादी ग्राम उद्योग माटी कला बोर्ड भोपाल से ये टीम आई थी, हम लोग इसे सीखे हैं। सीखने के बाद इसको अनेक प्रकार की बोतल बनाए, डिजाइनिंग बोतल बनाए हैं। और पानी जैसे पीते हैं तो ठंडा होता है, और जैसे बाजार की जो बोतलें हैं उसमें पानी भरते हैं तो ठंडा जरूर रहेगा, लेकिन उसमें तत्व तो नहीं मिलेंगे। दरअसल खान पान में बढ़ते रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से लोगों को असमय गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देसी मिट्टी से बनी ये बोतलें लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने में सहायक तो हैं ही, इसके अलावा सेहत की पूंजी को बचाने में भी मददगार साबित हो रही हैं। और आइए अब देख लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे।
एग मार्केट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहां 10 मई को लहसुन का भाव था 5,000 रुपए। 11 मई को लहसुन का भाव 1,500 रुपए उछलकर 6,500 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 11 मई को लहसुन का भाव 500 रुपए चढ़कर 8,500 रुपए से 9,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गुलाबट्टी मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 10 मई को लहसुन का भाव रहा 8,100 रुपए। 11 मई को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 8,200 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 10 और 11 मई को लहसुन का भाव 10,310 रुपए पर बरकरार रहा। इस तरह घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 300 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक यहां 10 मई को टमाटर का भाव 1,300 रुपए था, जो 11 मई को 1,000 रुपए पर आ गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 10 मई को टमाटर का भाव 2,000 रुपए था। 11 मई को इसके सौदे 250 रुपए गिरकर 1,750 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 10 मई को टमाटर का भाव 1,600 रुपए था, जो 11 मई को 140 रुपए घटकर 1,460 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 10 मई को टमाटर का भाव रहा 2,200 रुपए। 11 मई को इसमें 300 रुपए की तेजी आई और भाव 2,500 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना को देखते हुए इस समय किसान सब्जियों में सिंचाई न करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय हरी खाद के लिए लोबिया, मूंग और ग्वार की बुआई करें। यहीं टमाटर, बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ तैयार कद्दू, लौकी, करेला, खीरा की तुड़ाई करें। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में ही जब प्याज की 50% पत्तियां गिर जाएं, उसके एक सप्ताह बाद उसकी खुदाई कर लें। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय मूंग और उड़द को कीटों और रोगों से बचाएं। इसके साथ ही इसमें नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, पपीता और लीची के बगीचों में सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मक्के की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और उचित नमी बनाए रखने के लिए 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी इस समय हरी खाद की बुआई कर सकते हैं। यहीं गन्ने की फसल में कीटों से प्रभावित पत्तियों और गन्ने को खेतों से हटाएं। यहीं मक्के और उड़द की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ फलों के बगीचों में सिंचाई करें।
अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने मीडिया पंडाल का उद्घाटन करने से पहले स्थानीय पत्रकारों से मुलाकात भी की। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मलाड में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने पीयूष गोयल के खिलाफ मुंबई उत्तर सीट से भूषण पाटिल को मैदान में उतारा है। मुंबई की सीट पर 20 मई को मतदान होना है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया और अब कम से कम पटना विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें। तेजस्वी के बयान के बाद कांग्रेस मंत्री और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने पूछा है कि तेजस्वी ने आखिर अपने कार्यकाल में अपने मंत्रालय में कितने रोजगार पैदा किए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 14 बंद चीनी मिलों को मोदी सरकार द्वारा शुरू करने का काम किया जा रहा है। लालू यादव जेल में थे, इसलिए उन्हें याद नहीं होगा, उन्हें सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है। बिजनौर से सांसद और आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के अमेठी में प्रचार करने से जुड़े सवाल पर कहा है कि अमेठी में राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, लिहाजा पार्टी का ये निर्णय है कि राहुल गांधी वहां क्यों जाएं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पूरे देश और दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि 10 जून को कुछ नहीं होगा। अगले 10 साल में भी भाजपा उड़ीसा में नहीं जीत पाएगी। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और उड़ीसा के लोगों के प्यार से बीजेडी छठी बार उड़ीसा में सरकार बनाएगी। उड़ीसा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन बॉल समर कोचिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के उनबड़ा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 3 की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं।
उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ स्थल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। उन्होंने बताया है कि समिति की तरफ से श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अमृतसर के अटारी सीमा सुरक्षा बल का सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है। शाही किला परिसर में एक शानदार समारोह में बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने 350 फीट ऊंचा ध्वज फहराया। ये देश में बीएसएफ का अब तक का सबसे ऊंचा ध्वज है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।